कांग्रेस वाले ये बोल रहे थे जब हम ग्राउंड लेवल पर जा रहे थे कि दामोदर जी तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, तो बीजेपी से कुछ फंड लिया है क्या आपने? क्या आप जातिवाद के नाम पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं? सारे लोगों को एडजस्ट होना। कुछ लोग आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, समाज में बांट रहे हो लोगों को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी विचारधारा ये मेल खाती है? आप ब्राह्मण लोगों से क्या वोट मांगने के लिए जाओगे? अच्छा, दतिया में नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या टिकट ही नहीं दिया है, तो क्या कंपटीशन कम हुआ है आपका? दतिया से नरोत्तम मिश्रा को यदि टिकट मिलता तब भी क्या आप चुनाव लड़ते? भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा जी को विदा कर दिया है, उसके बाद भी भाजपा में खड़े हुए हैं, इस पर कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं, ठीक है, वो उनकी पार्टी के प्रति उनका लगाव होगा। तो आत्मसम्मान बढ़ा कि आइडियोलॉजी बढ़ी आपके अनुसार? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। अच्छा, जो अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड में आ गए हैं, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कि दतिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको लगता है कि आप बाजी मारेंगे, और बाजी मारेंगे तो ना आपकी सरकार, ना सरकार से आपको कोई सहयोग मिलने वाला, दतिया का विकास कैसे करेंगे आप? दतिया का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है मध्य प्रदेश वासियों। जो बगल में आप चेहरा देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दामोदर यादव जी, जिन्होंने इस चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग सा कर दिया है। भाजपा कांग्रेस ये दोनों पार्टियां जो भी दावे करें, लेकिन दतिया के आने वाले विधायक दामोदर जी भी हो सकते हैं। अभी हम शहर में घूमे हैं, ऑफ कैमरा जब सर से बात चल रही थी तो बोल रहे थे कि आप गाँव में जाकर देखिएगा तो आप ये दावा करने लगेंगे कि हम ही जीतेंगे। और ये जीत की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। एक व्यक्ति ने इस चुनाव में आत्मसम्मान खो सा दिया है, नरोत्तम मिश्रा, जिनको निर्दलीय ही लड़ लेना चाहिए था, लेकिन लड़े। काफी सारे सवाल है दामोदर जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब, आपको मैं देखता हूं और आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस वाले ये बोल रहे थे जब हम ग्राउंड लेवल पर जा रहे थे कि दामोदर जी तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, तो बीजेपी से कुछ फंड लिया है क्या आपने? हाँ, उनका कहना इसलिए ठीक है कि उनको नुकसान पहुंचाने आए हैं क्योंकि वो अपनी बापोती समझते हैं इस प्रदेश की राजनीति को। वो बापोती समझते हैं उस वोटर को जो बीजेपी को नहीं देना चाहता, और उनको लगता है कि जो बीजेपी को नहीं देगा वो तो हमें देगा। क्यों भाई, गुलाम है क्या? राजा महाराजाओं के समय चला गया। अब इस देश के अंदर जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब माननीय कांशीराम साहब ने प्रयास किया, तो अब लोग बहुजन इतने जागरूक हो गए हैं, SC ST और OBC के लोग, कि अब वो अपना हक अधिकार पॉलिटिकल रूप से भी चाहते हैं। लेकिन जब वो हक अधिकार देने की बात आती है तो कभी कांग्रेस देती नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कांग्रेस से दो कुशवाहा टिकट मांग रहे थे। एक स्वामी कुशवाहा मांग रहे थे, हमारे ही साथी, हमारे मित्र हैं। एक जीतू कुशवाहा मांग रहे थे जो मेरा छोटे भाई जैसा है, नौजवान है। लेकिन उसके बाद दोनों कुशवाहों को टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि एक्स MLA एक हमारे पुराने साथी राधेलाल बघेल पाल साहब, जो सेवड़ा से विधायक रहे, वो भी टिकट मांग रहे थे। पर तीनों में से किसी का नंबर ना आके, और स्पेशली अवधेश नायक भी टिकट मांग रहे थे, पर इन तीनों में से किसी का नंबर ना आके जब नंबर आता है तो एक राजवंश के एक तथाकथित कुंवर का नंबर आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जाति समाज का वोट 5000 भी नहीं है, उसके बाद भी टिकट उन्हें दिया जाता है, और 1,90,000 जो SC ST OBC का वोट है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन इसी में है कि क्या आप जातिवाद के नाम पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं? मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई पे इस चुनाव को भी लड़ रहा हूं, और सामाजिक न्याय के आंदोलन को आज भी चला रहा हूं, और मरते दम तक चलाता रहूंगा। मैं समझता हूं इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के बगैर हर न्याय अधूरा है। हम माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक घर में 4 भाई हैं, माँ 4 रोटी बनाती है, तो चारों भाइयों को एक एक रोटी मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक भाई 3 खा ले और एक में सारे लोगों को एडजस्ट होना। कुछ लोग आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, समाज में बांट रहे हो लोगों को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी विचारधारा ये मेल खाती है? आप ब्राह्मण लोगों से क्या वोट मांगने के लिए जाओगे दतिया में? मैं सबसे वोट मांगने जाऊंगा। मुझे किसी जाति, वर्ग या किसी व्यक्ति से या किसी धर्म से कोई अड़चन नहीं। मैं बात करता हूं मानवतावादी, और मैं पाखंड और आडंबर के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन उससे जब किसी की दुकानें बंद होने लगती हैं तो वो मुझे जातिवादी घोषित करने लगते हैं।
एक सिंपल सी बात है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आडम्बरी पाखंडी जब मुझे ठठरी बांधने की गाली देते हैं और फिर मैं उनको चुनौती देता हूं कि तुम कह रहे हो कि दामोदर का नंबर नहीं है, फोन पे ठठरी बांध देते, तो दामोदर का नंबर जो आदमी पर्ची से नहीं निकाल सकता वो किसी का भविष्य पर्ची से कैसे बता सकता है? तो तर्क की कसौटी पे तो मेरी बात सही है। अब उनको घबराहट होती है तो वो मुझे जातिवादी और ये सब घोषित करने लगते हैं। मैं सबके पास वोट मांगने जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी जाति वर्गों का समर्थन भी मिलेगा। लेकिन मेरा साफ कहना है, SC, ST, OBC जो बहुसंख्यक समाज है, जिनको आज तक हाशिए पे रखा गया है दोनों दलों के द्वारा, उनके हक अधिकार की मैं पहले बात करना है। अच्छा, दतिया में नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या टिकट ही नहीं दिया है, तो क्या कंपटीशन कम हुआ है आपका? दतिया से नरोत्तम मिश्रा को यदि टिकट मिलता तब भी क्या आप चुनाव लड़ते? मैं तो तभी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया था। मैंने तय ही किया था कि नरोत्तम मिश्रा को हराने के लिए जा रहा हूं। आज जो आप नीला गमछा डाले देख रहे हैं, ये मेरा कल रात से गमछा बदला है। पिछले 3 महीने से मैं ब्लैक गमछा डाल के घूम रहा था, आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं। और मैंने वो संकल्प लिया था कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को दतिया से नहीं भगा देते हम लोग, तब तक हमें ब्लैक गमछा डालेंगे। फिर कल पार्टी के लोगों ने याद दिलाया कि भाई साहब वो तो भाग गए, अब नीला गमछा वापस से पहन लो। तो नरोत्तम को हराने के लिए, नरोत्तम को दतिया से भगाने के लिए, दतिया से भय भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोगों ने कमर कसी थी, जो आज भी जारी है। भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा जी को विदा कर दिया है, उसके बाद भी भाजपा में खड़े हुए हैं, इस पर कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं, ठीक है, वो उनकी पार्टी के प्रति उनका लगाव होगा, उनके यहाँ पे सिस्टम होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग अपनी आइडियोलॉजी से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, ज्यादा संबंध रखते हैं। तो आत्मसम्मान बढ़ा कि आइडियोलॉजी बढ़ी आपके अनुसार? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूं कि किस लिए काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी समाज को जब समझाने जाते हैं तो कई बार हमारा अपमान होता है। हमारे ही पिछड़े वर्ग के लोग हमें धर्म विरोधी घोषित कर देते हैं या कुछ और कह देते हैं, तो अपमान महसूस होता है। लेकिन फिर भी हम वहां से भागते नहीं, उनको और समझाते रहते हैं, वहां अपने आत्मसम्मान को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल मामला आता है, जब मंच में सम्मान की बात आती है, जब राजनीतिक दल के द्वारा आपके मिलने वाले हक अधिकार की बात आती है, तो फिर आत्मसम्मान बड़ा हो जाता है। तो ऐसे मामले में मैं समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा साहस नहीं जुटा पाए। अगर उनमें आत्मसम्मान होता तो वो विद्रोह जरूर करते। अच्छा, विद्रोह करते, निर्दलीय लड़ लेते भले ही? हाँ, कुछ भी तरीका हो सकता था, कुछ भी तरीका हो सकता। मैंने तो सुना था कि उनके बेटे को कांग्रेस ऑफर कर रही है, पर फिर वो रिजल्ट मुझे सामने दिखाई नहीं दिया। अच्छा, जो अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड में आ गए हैं, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कि दतिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको लगता है कि आप बाजी मारेंगे, और बाजी मारेंगे तो ना आपकी सरकार, ना सरकार से आपको कोई सहयोग मिलने वाला, दतिया का विकास कैसे करेंगे आप? 2 सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो यह है, तो मैं जवाब दूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबला आपको शहर में दिख रहा होगा और ये सही भी हो सकता है। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो एक कोणीय मुकाबला दिखाई देगा। 60% में आजाद समाज पार्टी होगी और 40 में दोनों होंगे। इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। और 78,000 शहर में वोट है, तो 142,000, 1,42,000 वोट है ग्रामीण क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। अब इसलिए मैं इसको त्रिकोणीय नहीं, ओवरऑल एक कोणीय ही मान के चलता हूँ। तो दूसरे नंबर की टक्कर के लिए भाजपा कांग्रेस आपस में लड़ती रहे, जो जीते मुझे परवाह नहीं कौन सेकंड पोजीशन पे आता है। लेकिन फर्स्ट पे आजाद समाज पार्टी रहेगी। दूसरी, विकास की जहां तक आपने बात की, भाई विकास करने के लिए सिर्फ सत्ता भर काफी नहीं होती। अगर सत्ता काफी होती तो स्योड़ा में ही घनश्याम सिंह लड़े थे, और पिछला चुनाव 2023 में मैं भी स्योड़ा लड़ा था, और 15 दिन के चुनाव में सिर्फ 30,000 वोट, तो सिर्फ 15 दिन में 30,000 वोट लेके आया था, और भाजपा से सिर्फ 10,000 वोट से हारा था। अब वो प्रदीप अग्रवाल जो एमएलए बने थे, वो आज तक स्योड़ा में एक विकास की ईंट नहीं रखवा पाए, जबकि सत्ता उन्हीं की है। इसके पहले भी जब वो बने थे तब भी सत्ता उनकी थी, तब भी वो एक ईंट नहीं रखवा पाए। तो इसके लिए चाहिए नेता की शिद्दत, लड़ने की हिम्मत, और वो जो सरकार है, जो सीट पर बैठा है मुख्यमंत्री या जो भी पावरफुल लोग हैं, वो आपसे डरें कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये हजारों लोगों के सड़क पर उतर जाएंगे। वो ताकत दामोदर यादव में, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी जानते हैं और हर नेता जानता है। लेकिन लड़ाई से सब कुछ नहीं होता है ना दामोदर जी, तो सरकार चाहिए है। ऐसा नहीं है। अगर हम प्रपोजल बनाएंगे, मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा ने विकास उड़ान भरता दतिया का जो नारा दिया था, लेकिन 18 साल में 18 लोगों को दतिया में रोजगार नहीं दिया,
पढ़े लिखे नौजवान लड़के आज परेशान हो रहे हैं और ठेला ढड़काने के लिए मजबूर हैं। अब उनको रोजगार देने के लिए मान के चलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में बात की, कुछ एमओयू साइन किए और 2 फैक्ट्रियां अगर मैं दतिया में लगवाना चाहता हूं उनकी, तो फिर अगर सरकार एनओसी नहीं देती, अड़ंगा डालती है, तो फिर सरकार को हम नंगा करेंगे जनता के बीच में। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप एक बार एनालिसिस करिएगा, अनेक ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिनके यहाँ विकास का पहिया रुकता नहीं बल्कि और तेजी से भागता है, और उसका कारण यही है कि अगर उनको अपनी सरकार शांति से चलाना है तो हमारे क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा। दतिया के दामोदर जी जो है वो बहाना तो नहीं बना देंगे कि भैया हम जीत गए अब ठीक है लेकिन सरकार हमारी नहीं है, विकास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि राजेंद्र भारती जी ने भी ऐसा ही किया था। 1998 से मैं राजनीति में हूँ और लगभग 30 साल बीत जाने के बाद आज तक 10 बार जनता के लिए जेल जा चुका हूँ किसानों के मुद्दों पे, और ढेरों केस अपने ऊपर चक्का जामों ने सबके लगवा चुका हूँ। तो टेस्टेड प्राणी हूँ। जनता ये जानती है कि ये जब कुछ नहीं थे तब हमारे लिए लड़के काम करा सकते हैं, तो फिर एमएलए बनने के बाद तो स्वाभाविक है कि 10 गुना ज्यादा काम कराएंगे। अभी लड़ता हूँ सड़क पे, जनता भेज देगी तो फिर उन्हीं मुद्दों पे सदन में लड़ूंगा। दतिया ने अगर चुनाव हरा दिया तो राजनीति में रहेंगे कि छोड़ देंगे? हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं तो अभी तक चुनाव तो 2 बार हार चुका, तीसरा चुनाव भी अगर आप कह सकते हैं। तो पहला चुनाव में जब शोणा से लड़ा 2008 में तो 8,000 वोट मिले थे, फिर उसके बाद 13 में लड़ा तो 16,000 वोट मिले, फिर उसके बाद 18 मैंने छोड़ दिया था, कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष था, यही दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की बाधा खिलाफी के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। कमलनाथ जी की बात मैंने मान ली थी, यही घनश्याम सिंह के लिए छोड़ा था, तो घनश्याम सिंह जीत गए थे। लेकिन फिर 23 में जब इनने बाधा खिलाफी कर दी और टिकट नहीं दिया मुझे और ओबीसी के लोगों को जो 130 मैंने मांगे थे, तो मैंने कांग्रेस छोड़ी। तो जब कांग्रेस छोड़ी तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय नहीं सॉरी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर 30,000 वोट लाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 8, 16 और 30 मेरा ग्राफ तो हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है, और हारने के बाद तो और ज्यादा मेहनत करता हूँ और जीतने के बाद भी करूंगा। इस वाले चुनाव में वाकई में आप चर्चा में हैं, और मतलब जब शहर की जनता ये बोल रही है, जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में एक सवाल का जिक्र किया था कि शहर की जनता ये बोल रही है कि भाई आप जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आपने ऑफ कैमरा मुझसे एक बात बोली थी कि आप गाँव में तो जाइए, आप ये दावा करोगे कि ये मुकाबला एक तरफा है जी। तो ये हवाबाजी तो नहीं है दामोदर जी? वाकई में एक तरफा हो जाएगा मुकाबला? आप जाके देखिए गाँव में और फिर आप खुद कहेंगे कि हवाबाजी है कि हकीकत है। हो सकता है मुझे 10% वोट ज्यादा दिखाई दे रहे हो मेरे चश्मे से, लेकिन आप अपने चश्मे से जाके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे फोन करके कहेंगे कि भाई आपने ठीक कहा था, शहर से भी बेहतरीन माहौल आपका गांव में है। ये निश्चित रूप से कहेंगे, और उसका कारण भी यह है कि मुझे किसान नेता का टैग मिला हुआ है इस दतिया में और आसपास के अंचल में। जब भी किसान परेशान होता है सबसे पहले दामोदर खड़ा होता है, और फिर किसान नेता, और उसमें प्लस हो जाता है सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय की लड़ाई। तो निश्चित रूप से एक जातियों का और उस वर्ग का एक कॉम्बिनेशन बनता है, किसान और मजदूर का जब कॉम्बिनेशन बनता है, और पढ़े लिखे जब युवा बेरोजगार एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक आखिरी सवाल मेरा है कि दुख नहीं होता है दामोदर जी आपको, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी आप रन में डटते हैं, लड़ते हैं जनता के लिए, और ये मेरा मतलब पॉजिटिव चश्मे से मैं आपको देखता हूं, तो आप वाकई में संघर्ष की लड़ाई तो लड़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर कि जनता के लिए जो नेता इतना लड़ता है उसको जनता ने कभी चुना ही नहीं, तो आंतरिक तौर पर ठेस तो पहुंचती होगी नहीं कि यार मुझ में क्या कमी है ऐसी? इसे